तो आज से शुरू हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप में काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है इसका। जितना ज़्यादा आप पढ़ें उतना कम रहेगा, आप ये कह सकते हैं या ये बात कही जा सकती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस जो है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। अगर देखेंगे तो कुछ टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो जितनी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है उसको हम भारतीय अर्थव्यवस्था या आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इन सब को अलग कर दिया जाए और ट्रेड और डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज़ को अलग कर दिया जाए तो बाकी जितनी भी यूनिट आपकी है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी यूनिट का कनेक्शन जो है वो इकोनॉमी से निकल करके आता है। जैसे कि आप इंटरनेशनल ट्रेड में व्यापार से संबंधित गतिविधियां पढ़ते हैं तो ट्रेड का पूरा सिस्टम, उसमें भी भुगतान संतुलन को आप अगर इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे या न्यू ट्रेड पॉलिसी पढ़ेंगे तो इस तरह से अगर आप कोरिलेट करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी में आपको मिलेंगी जो कि अलग अलग यूनिट में पहले से आपने पढ़ी हुई है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह से आपका सिलेबस डिसाइड किया हुआ है एनटीए ने, पहले का सिलेबस थोड़ा अलग होता है और अभी का सिलेबस अलग है। अभी के सिलेबस में जो एनटीए ने फोकस किया है वो मेन फोकस उनका है कि जो ट्रेंड रहा है, मतलब ग्रोथ का ट्रेंड आप कह सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड। एंड सेकंड थिंग इज पॉलिसी। आप पाठ्यक्रम उठा के देखेंगे इंडियन इकोनॉमी का तो प्रत्येक टॉपिक या सब टॉपिक में पॉलिसी की बात की गई है। ठीक है, पॉलिसी को इन्होंने हाईलाइट किया है। मीन्स अगर आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो पॉलिसी को आपको फोकस करके चलना है। ठीक है, आज की जो क्लास है इस क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पहले थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद क्या ग्रोथ रेट की स्ट्रक्चर रही है 1950-51 से लेकर के अब तक, ठीक है, 1950-51 से लेकर के टिल नाउ अब तक में क्या स्ट्रेटजी रही है ग्रोथ की, क्या ग्रोथ रेट रही है जीडीपी की, वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही कुछ और बातों पे चर्चा करेंगे। एक लंबी क्लास ये कही जा सकती है। बड़े ही आराम से धीरे धीरे करके हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले इकोनॉमी की बेसिक बातें जानना ज़रूरी होता है कि वास्तव में इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था होता क्या है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, या आप ये कहें कि अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर होता है तो इसका मतलब होता है कि एक अर्थव्यवस्था का उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण किस प्रकार का है। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, अब इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, नो डाउट होता है। अब उस प्रोडक्शन को कितने भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करेंगे, ये सारी चीज़ होगी आपकी अर्थव्यवस्था की संरचना। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण की बात की जाती है। देश की अर्थव्यवस्थाओं में कई सारे क्षेत्र होते हैं जहां से कि उत्पादन होता है, जैसे कि कृषि क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र होता है जिसमें कि बैंक, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना आप देख सकते हैं कि मोटा मोटा 3 भागों में इसको बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम लोग इकोनॉमी को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे एक एक पॉइंट को समझना अति आवश्यक हो जाता है। तो पहला जो क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसको प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे खेती किसानी वाला कार्य हुआ, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद इसी में पशुपालन भी आएगा, मछली पालन भी आएगा, वानिकी भी आएगा, ये सारी चीज़ें भी इसमें ऐड होती हैं। तो ये आपका हो गया प्राथमिक क्षेत्र। जब हमारे देश में
शुरुआत हुई पंचवर्षीय योजनाओं की, ठीक है। प्लानिंग आपने पढ़ा होगा, हालांकि प्लानिंग गुजरे ज़माने की बात हो गई, अभी आजकल तो नीति आयोग का बोलबाला है। पहले योजना आयोग होता था, अभी योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग आपका कार्य कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इससे अलग स्ट्रक्चर है योजना आयोग से, लेकिन इसकी जगह जो है नीति आयोग कार्य कर रहा है। तो ये जो योजना आयोग होता था, इसका कार्य होता था पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। तो पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना जब बनी, पहली पंचवर्षीय योजना के बनने के टाइम वो एक ऐसा समय था कि जब हमारे देश में, हमारे देश की जीडीपी की जो ग्रोथ की बात की जाती थी, उसमें जो शेयर की बात की जाती थी, तो उस शेयर में प्राथमिक क्षेत्र हमारा जो था, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से भी अधिक था, ठीक है। ये कब की बात है? ये है प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात, यानी कि 1950-51 की बात हम कर रहे हैं। उस समय जो प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, ये हमारे देश की जीडीपी के पूरे योगदान या जो भी आप कहें उसके ग्रोथ में ये 50% से ज़्यादा इसका शेयर होता था। अभी का क्या सीन है? अभी का ये सीन है कि ये प्राथमिक क्षेत्र से शिफ्ट होकर तृतीयक क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर पे आ चुका है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अभी का जो डेटा आ रहा है वहाँ पे सर्विस सेक्टर लगभग 50% की भूमिका अदा कर रहा है, ठीक है। आगे हम लोग जब डेटा को पढ़ेंगे, एक एक डेटा को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो इस तरह की बातें लगातार आपके सामने आती जाएंगी कि कैसे हमारे देश की इकॉनमी चली है स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान तक, कौन कौन से मुख्य उतार चढ़ाव आए। जैसे पूरे के पूरे इंडियन इकॉनमी में जो महत्वपूर्ण वर्ष है वो है 1991 का। अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर आपने 1991 को अच्छे से नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपने इंडियन इकॉनमी का अच्छे से अध्ययन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो 1991 को आपको अच्छे से पढ़ना होता है भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन के समय। चलिए अब हम लोग अपने पुरानी बात पे लौटते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राथमिक क्षेत्र को देखा, इसमें कृषि हुआ, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये सारे के सारी चीज़ें जो है मिलजुल करके प्राथमिक क्षेत्र का निर्माण करती हैं या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र की। तो ये जो द्वितीयक क्षेत्र होता है इसमें औद्योगिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, यानी कि ये उद्योग क्षेत्र होता है। अब इसमें उद्योगों का बंटवारा भी होता है, कोई लघु उद्योग हुआ, मध्यम उद्योग हुआ, बृहद हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से स्वामित्व के आधार पे उद्योग हुए। तो पहली चीज़ इस क्षेत्र में क्या शामिल हुआ, आप देखिए ध्यान से, उद्योग शामिल हुआ, उसके बाद निर्माण शामिल हुआ, उसके बाद गैस, विद्युत उत्पादन, इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके क्या बना आपका, ये सारी चीज़ें आपका मिला करके बना द्वितीयक क्षेत्र, इकोनॉमी का द्वितीयक क्षेत्र। इस द्वितीयक क्षेत्र में इस तरह के टॉपिक का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आगे बात बढ़ेगी तृतीयक क्षेत्र की। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान समय में अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक समय होता था, वो 1950-51 के आसपास की बात होती थी, जब सेम इसी तरह से या ठीक इसी प्रकार से प्राथमिक क्षेत्र का महत्व होता था। लेकिन अभी की जो सीन है, अभी की जो स्थिति है, ये अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र जो है अति महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। अब इस तृतीयक क्षेत्र में शामिल क्या होता है? इस तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल होती है, इसीलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र। अब इस सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा? इसमें बैंकिंग का कार्य क्रियाकलाप शामिल होगा, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, लोक प्रशासन, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। तो यही सारा रीजन है कि इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये जो सर्विस सेक्टर है, वर्तमान समय में सर्विस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इन दोनों को चलाने का कार्य कौन करता है? सर्विस सेक्टर, ठीक है, यानी टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्र। ये तृतीयक क्षेत्र इन दोनों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
तो तृतीयक क्षेत्र हर तरह से महत्वपूर्ण है भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र हो गया, इसमें कृषि हुआ, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में आप आएंगे, इसमें उद्योग हुआ, निर्माण हुआ, बिजली, गैस, ऊर्जा, ये सारी चीज़ें हो गई। और तृतीय क्षेत्र में आपका बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। उद्योग में थोड़ा सा और बंटवारा हो जाता है, इसमें फिर निवेश के आधार पे उद्योगों को बांटा जाता है और स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे सार्वजनिक और निजी दो तरीके के उद्योग होते हैं। जब आप औद्योगिक नीति को पढ़ेंगे तो उसमें आप इन बातों से परिचित हो जाएंगे। और निवेश के आधार पे 3 प्रकार के उद्योग देखने को मिलेंगे, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बृहद उद्योग, ठीक है। यह पूरा स्ट्रक्चर हो गया। किसी भी देश या अर्थव्यवस्था में, ठीक है, जब आर्थिक विकास की प्रक्रिया चलती है तो होता क्या है, अभी समझिएगा। पहले इकोनॉमी प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भर होती है, ठीक है। आपने जब डेवलपमेंट में कुछ थ्योरीज पढ़ी होंगी ग्रोथ की, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, रोस्टोव को पढ़ा होगा, तो वहाँ उन्होंने भी विकास के कुछ चरणों की बात किया था। तो वो सारे चरण जो है आपको इकोनॉमी में प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो विकास की जो प्रक्रिया चलेगी उसमें इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये परिवर्तन कैसा होता है? ये परिवर्तन ऐसा होगा कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में देश की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करती रहती है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में पहले कार्य करेगी, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे जनसंख्या का अनुपात प्राथमिक क्षेत्र में कम होगा और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बढ़ने लगता है। यानी जब डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होंगी, ठीक है। इंडस्ट्री के बाद फिर उनको ऑपरेट करने के लिए सर्विस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से शुरुआत में क्या होता था कि इकोनॉमी में प्राथमिक क्षेत्र का बोलबाला होता है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या देखने को मिलता है कि अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान या महत्व बढ़ने लगता है। साथ ही साथ एक और परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जो नेशनल इनकम होगी, राष्ट्रीय आय में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के योगदान में वृद्धि होती जाती है, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको बताया कि 1950-51 के आसपास कृषि क्षेत्र हर तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक डेटा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। खासतौर से प्राथमिक क्षेत्र की हम लोग बात करें, केवल कृषि की बात ना करें, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिर जैसे जैसे विकास का प्रोसेस आगे बढ़ा, उस तरह से क्या होता है कि उद्योग और सेवा क्षेत्र का इसमें योगदान बढ़ने लगता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत एक कृषि प्रधान देश था, या आप ये कह सकते हैं कि अभी भी है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक नियोजन के कारण, जो मैंने प्लानिंग कमीशन की बात किया, योजना आयोग की बात किया, इन सब के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में भी संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिले। और इस पूरे के पूरे समय काल में, पूरे के पूरे समय में अर्थव्यवस्था के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। देश की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र के भाग में काफ़ी कमी देखने को मिली, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली। ये सारी बातें जो मैंने किया, इसको आप एक डेटा से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे 1950-51 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान होता था 56.5%, ठीक है। और द्वितीयक क्षेत्र 13, ये पॉइंट हैं जो आपको डॉट लग रहे हैं, ये पॉइंट हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये पॉइंट हैं, सभी के सभी पॉइंट हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र में 13.6% और तृतीयक क्षेत्र में 29.9%, ये योगदान होता था। 1950-51 के आसपास की बात है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, ठीक 10 साल बाद आंकड़ा आप देखें तो इसमें गिरावट हुई। जो 56% होता था वो 52 पे आ गया।
और द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि हुई, जो 13% था वो 17 पे जा पहुंचा, और तृतीयक क्षेत्र में भी थोड़ा सा वृद्धि हुई। अच्छा, द्वितीयक क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि होने का कारण जो है कि आपने अगर पढ़ा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, तो जैसे ही देश हमारा स्वतंत्र हुआ था उसके बाद 1948 में एक औद्योगिक नीति आई थी, और यहाँ से फिर इकोनॉमी ने उद्योगों को स्थापित करने पे जोर दिया था। ठीक है, तो इसका रीज़न यही था कि हमारे देश में इंडस्ट्री डेवलप हो ताकि प्राथमिक क्षेत्र से लोगों की निर्भरता कम हो जाए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ये 1950-51 की बात है, ये 60-61 की बात है, 70-71 की बात हो गई, 80-81, 90-91, 2001 के आसपास की बात और 2006-07, इतने सारे डेटा हम लोगों के पास हैं। और आप एक चीज़ अनुभव करेंगे कि लगातार प्राथमिक क्षेत्र जो है या प्राथमिक क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। 56 से 52 हुआ, 52 से 45 हुआ, 45 से 39 हुआ, फिर 34 हुआ, फिर 26, देन 20। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है वैसे वैसे हमारी इकॉनमी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता जा रहा है और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ तृतीयक क्षेत्र में भी एक उछाल आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। ये सारे डेटा आप देखिए और समझिए कि जो बातें रोस्टोव ने अपने विकास के समृद्धि के चरणों की बात किया हुआ था, वो सारी बातें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कोई भी इकॉनमी है वो विकास के प्रारंभिक चरणों में सामान्य स्थिति में रहती है, और जैसे जैसे वहाँ पे विकास का प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वहाँ पे उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान उस देश के राष्ट्रीय आय में बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी 2006-07 में जो सर्विस सेक्टर था उसका योगदान कितना था? 54.8%। यहाँ पे आप देख सकते हैं 54.8%, बिल्कुल लास्ट में देखिए। तो ये डेटा हो गया। ठीक है, 2007-08 में देखेंगे तो 55% के आसपास या 56% के आसपास। तो इस तरह से इतने ही डेटा में हम लोगों ने ये एनालिसिस किया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जो संरचना रही है विकास की, वो लगातार ये देखने को मिला कि प्राथमिक क्षेत्र से निर्भरता कम होती गई और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान हर तरीके से हमारे देश की इकॉनमी में बढ़ता गया। अभी अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो इकॉनमी ऑफ इंडिया जो है ये एक डेवलपिंग मार्केट इकॉनमी है और ये विश्व की 5वीं इकॉनमी है नॉमिनल जीडीपी के मामले में। ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के कैटेगरी में 3rd नंबर पे है, और जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के कैटेगरी में 5th नंबर पे है। अकॉर्डिंग टू IMF ऑन अ पर कैपिटा इनकम बेसिस इंडिया रैंक्ड 139, 139वीं रैंक है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी और 118वीं रैंक है जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में। ये 2018 का डेटा है। ये थोड़ा सा लेटेस्ट डेटा की हम लोगों ने बात किया। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रही है 1950-51 से लेकर के 2017-18 यहाँ तक कि 19-20 तक का भी हम लोग आंकड़ा देखेंगे, और उन आंकड़ों से आपको एक आइडिया मिलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कब कब संकट के दौर में रही है और कब कब विकास की दर अच्छी रही है। जैसे यहाँ पे इस डेटा में हम लोग बात करें अगर, तो ये डेटा है ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी एंड इट्स मेन सेक्टर्स 1951-52 से लेकर के 1987-88 तक की अगर बात करें यहाँ पे हम लोग 1950-60, ठीक है, 1951 से लेकर के 1959-60 तक का ये है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र 2.7% इसका ग्रोथ रेट रहा है। जीडीपी का जो ओवरऑल ग्रोथ रेट रहा है ये 3.6% रहा है। किस समय में? 1951 से लेकर के 1960 तक में।
3.6 का ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पे देखने को मिला। इसमें प्राइमरी सेक्टर है 2.7%, सेकेंडरी सेक्टर है जिसे आप औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं ये 6.0%, और थर्ड सेक्टर तृतीय क्षेत्र है 4%। ठीक है, तो ये आपके सामने डेटा हो गया 1951 से लेकर के 1960 तक का। इसी तरह से 1960 से लेकर के 70 तक का जो डेटा है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि में कमी आप देख सकते हैं 1.6% है, द्वितीय क्षेत्र में भी थोड़ा सा कमी है, और तृतीय क्षेत्र में उछाल है, और ओवरऑल जो जीडीपी है ये भी पहले की तुलना में थोड़ा सा कम होकर के 3.2 का एवरेज दे रही है। इसी प्रकार से 1970 से 80 की बात करें तो इस दशक में भी प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं था, लेकिन पिछले दशक की तुलना में थोड़ा सा ठीक था, जबकि सेकेंडरी सेक्टर में गिरावट देखी गई और तृतीय क्षेत्र में थोड़ी सी वृद्धि। ओवरऑल 3.4% का जीडीपी रेशियो मिला हमको इस दशक में। इसी प्रकार से 1980 से लेकर के 88 तक का डेटा देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में भी थोड़ी सी वृद्धि, द्वितीयक में भी वृद्धि और तृतीयक में भी वृद्धि। ओवरऑल जो जीडीपी है वो भी 4.9% के आंकड़े को छू रही है। तो ये जो एवरेज है, ये जो टाइम था 1980 से 88, ये बेहतर टाइम था। अभी हम लोग जब ईयर बाय ईयर जीडीपी ग्रोथ रेट को देखेंगे तो वहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा कि 1980 से लेकर के 1990 के आसपास तक स्थिति ठीक ठाक थी, प्रत्येक वर्ष जीडीपी की ग्रोथ रेट ठीक ठाक रहती थी। तो उसी का एवरेज यहाँ पे 4.9 निकल करके आया है। ये सारे के सारे डेटा आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले के स्थितियों से रूबरू कराएंगे, पहले की स्थितियों से परिचय कराएंगे कि पहले ग्रोथ का पैटर्न क्या होता था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब वही सारे डेटा यहाँ पे और कुछ हैं, जैसे कि 1950 से लेकर के 60 तक अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर की तो 2.7% था, माइनिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, सबका अलग अलग डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, अगर आपको ज़रूरी लगेगा तो इसको पढ़िएगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे ईयर बाय ईयर जो है पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा आगे। ठीक है, अब हम लोग वही ईयर बाय ईयर से शुरू करते हैं कि 1951 से लेकर के 2019 तक का पूरा डेटा क्या रहा है, किस वर्ष में यहाँ की वृद्धि दर यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रही है। और अगर आप अर्थव्यवस्था के इतिहास में जा कर के चीज़ों को समझेंगे तो आपको क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वास्तव में उस समय ग्रोथ रेट के कम होने का कारण क्या रहा था। 1951 से लेकर के 58 तक का जो समय था उसमें जीडीपी का ग्रोथ था 3.6%। ठीक है, इसी प्रकार से 1952 से लेकर के 59 में 3.7%, 53 से लेकर के 60 में 3.6, ये इस तरह से एक अंतराल में आपको दिखाया गया है। ऐसे आप लगातार चले जाएंगे तो देखिए 3%, 3.8, 3.8, 3.9, 3.4, 3.4 लगातार इस समय जो है इकॉनमी हमारी 3.4 पे चल रही थी। लेकिन आप देखेंगे कि 1980 के आसपास पहुंच करके ये 4 को क्रॉस करना शुरू की और 4.6 पे आई। देन 1980 से 87 के बीच 5.2 पे आई है। ठीक है, और 1988 के आसपास 4.9 पे आई है। अभी आगे चलिए इसमें और डेटा हम लोग देखेंगे ईयर बाय ईयर का। ठीक है, इसको हम लोग 1987 से शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको दो डेटा, एक तो ये देखिए, ये तो ईयर हो गया। ठीक है, ये आपको दिखाएगा जीडीपी ग्रोथ, और ये चीज़ जो है ये दिखाएगा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में जीडीपी वृद्धि हुई है या जीडीपी वृद्धि दर कम हुई है, मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 1987 की बात करें तो इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी 3.97% की दर से बढ़ी। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले ये थोड़ा सा कम रही, यानी -0.8% ये कम रही थी। लेकिन 1988 में एक बड़ा उछाल देखने को मिला और ये जो जीडीपी 3.9% थी ये एकाएक बढ़कर के 9.63% पे पहुंच गई। तो इसमें 5.6% की लीड आपको देखने को मिलेगी पिछले वर्ष के मुकाबले में। ठीक है, उसके बाद 1989 में फिर 5.95 यानी लगभग 6%।
1990 में 5.5% या 5.53%, और ये देखिए लगातार यहाँ से कमी होनी शुरू हो गई। अभी सारी स्थितियाँ अब निगेटिव वाली आ गई। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण साल रहा है, 1991। 1991 अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अर्थव्यवस्था ने किन मुसीबतों का सामना किया था और कैसे इन मुसीबतों से इकॉनमी हमारी बाहर निकली थी। तो 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी, आप सभी ने इसमें पढ़ा होगा। अनेक तरीके के इसमें परिवर्तन किए गए थे, अच्छी खासी औद्योगिक नीति बनाई गई, काफ़ी सारे चेंजेस किए गए इकॉनमी में, और ग्रोथ रेट क्या थी, 1.1% भी नहीं थी, यानी 1% थी। तो कितने निगेटिव में गए थे भाई हम लोग गए थे लगभग 5% निगेटिव में पहले की तुलना में। उसके बाद जब ढेर सारे परिवर्तन हमारी इकॉनमी में हो गए तो 1992 से स्थिति थोड़ा ठीक होनी शुरू हो गई, और 1992 में जो ग्रोथ रेट 1991 में 1% थी वो जा पहुंची लगभग 5.5% के आसपास, मीन्स 5.48%। यहाँ पे थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिली। 1993 में फिर थोड़ा सा लो हुई, 4.75 पे आए। उसके बाद 1994 में हम लोग फिर 6% को भी क्रॉस कर गए। तो यहाँ से हमारी इकॉनमी ठीक ठाक कंडीशन में आ गई। ये जो 1991 में हमने चेंजेस किए थे उसका परिणाम अभी आगे आप देखेंगे मिलना शुरू हो चुका था। उसके बाद 1995 में क्या होता है, 1995 में हमारी इकॉनमी ठीक ठाक ग्रोथ करती है और 7.5% के आंकड़े को टच करती है। 1996 में भी यही स्थिति बनी रही, लेकिन 1997 में वो चुनाव थे, इस कारण से थोड़ा सा डैमेज हुआ और इकॉनमी की ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हुई। हम लोग 3.5% के नेगेटिव में गए। 1998 में फिर से स्थिति में सुधार हुआ और हम लोग 6% को क्रॉस कर गए। 1999 में और बढ़िया सुधार हुआ और 8.85% पे हम लोग पहुंच गए, यानी ये स्थिति ठीक ठाक स्थिति थी। ठीक है, उसके बाद फिर देखिएगा 2000 में स्थिति थोड़ा सा खराब हुई और हम लोग 3.8% पे आए। फिर हम लोगों ने सुधार करना शुरू किया यहाँ पे, और फिर देखिएगा 3 पॉइंट से हम लोग 4 पे गए, हालांकि फिर थोड़ा सा लो हुए 3 पे। लेकिन जो स्थिति अभी 2003 से शुरू हो गई, 2003 में ही आप पढ़े होंगे FRBM एक्ट आया था। ठीक है, सारी चीज़ें इकॉनमी की कोरिलेट करती हैं कि क्यों कौन सी घटना हुई, क्यों ये आया, क्या क्या रीजन थे। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें तो सारी चीज़ें आपको एक साथ अटैच करती हुई मिलेंगी। ठीक, तो यहाँ पे 2003 में इकॉनमी में हमारी वृद्धि देखने को मिली, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ग्रोथ रेट जो है 7.86% पे पहुँच गई। उसके बाद 2004 में भी ठीक ठाक स्थिति थी और हम लोग लगभग 8% पहुँचे, 5 में भी लगभग 8% पहुँचे, और 2006 आते आते हम लोग 8% को भी क्रॉस कर गए। 2007 में भी स्थिति थोड़ा सा खराब हुई, फिर भी 8% के आसपास थे। लेकिन 2008 में एक मंदी आई थी, आप सब ने पढ़ा होगा, 2008 के आसपास एक मंदी आई और उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी दिखा और हम लोग 3% पे आकर के लुढ़क गए। उसके बाद हमारी इकॉनमी ने सुधार करना शुरू किया अपने आप में, और 2009 आते आते हम लोग फिर से 8% को टच करने वाले थे, मीन्स 7.86% पे पहुंच चुके थे। उसके बाद 2010 में भी ठीक ठाक स्थिति थी, हम लोग 8.5% पहुँचे। 2011 में स्थिति खराब होना शुरू हुई। अच्छा, उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी हमारे देश में, उसमें अनेक सारे करप्शन, ठीक है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे। तो भ्रष्टाचार जब आने लगे तो धीरे धीरे इकॉनमी का वहाँ पे प्रदर्शन खराब होने लगा, मीन्स भ्रष्टाचार आने लगे और जीडीपी की ग्रोथ भी गिरने लगी। तो ये 3 साल जो है गिरते हुए बीते। लास्ट में सुधार करने की कोशिश की गई लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। उसके बाद 2014 में नई गवर्नमेंट आती है और जीडीपी की ग्रोथ भी पहले से थोड़ा सा बूम करती है। उसके बाद आप देखेंगे 2015 में भी 8%, 16 में भी 8% से ज़्यादा, 17 में थोड़ा सा कम हुई, उसके पीछे रीजन थे आप सब लोग जानते होंगे। और उसके बाद 2018 में भी कम हुई।
और 19 का आंकड़ा भी अभी आया हुआ है। 19 में क्या ग्रोथ रेट रही थी? 2019 में ओवरऑल जो ग्रोथ रेट प्राप्त हुई है वो 4.2% ऑफ जीडीपी ये प्राप्त हुई है। ठीक है, 4.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट प्राप्त हुई है। तो ये 2019 का आंकड़ा हो गया। सारे आंकड़े हम लोगों के सामने हैं। अच्छा, 2020 का अगर हम लोग अभी से भविष्यवाणी कर दें तो 2020 में हम लोगों की इकॉनमी जो है, मुझे लग रहा है कि 2020 में हमारे देश की इकॉनमी 1-2% के आसपास रहेगी जीडीपी ग्रोथ रेट। और आप लोग पता नहीं पढ़े होंगे या जानते होंगे, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम साहब। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पता नहीं कुछ लोग इस पुस्तक के बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इंडिया विज़न 2020, ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, इंडिया विज़न 2020। और इस पुस्तक में इन्होंने एक मुद्दे को उठाया था कि क्या 2020 तक भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत देश विकसित देश बन पाएगा कि नहीं। ठीक है, ये सवाल उठाया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। अभी हम लोग अगर देखें, ये उनकी किताब ये शायद 2004 के आसपास आई थी, 2004-05 के आसपास आई थी। ठीक है, 2004-05 के आसपास। लेकिन अभी की जो स्थिति यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हमारे देश की इकॉनमी गिर रही है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसका असर हमारी इकॉनमी में साफ साफ देखने को मिल रहा है। पहले 7%, फिर 6%, अभी 4% और नेक्स्ट ईयर 1 या 2%। ठीक है, हालांकि ये जो 1 या 2% है ये तो टोटली कोविड-19 के रीजन से हो रहा है। ठीक है, कोविड-19 के रीजन से इकॉनमी का जो ग्रोथ रेट 2020-21 के लिए नेगेटिव होने वाला है, तो इसमें इसका रोल है। लेकिन पहले के 2-3 साल का अगर हम लोग डेटा देखें तो यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है महत्व रखती हैं। इन पॉलिसीज़ के कारण ये स्थिति देखने को मिली है। तो जो वहाँ पे कल्पना किया था इंडिया विज़न 2020 में अब्दुल कलाम ने कि क्या 2020 तक भारत या भारत देश एक विकसित देश बन पाएगा कि नहीं, वो उनकी कल्पना यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और पहले भी ख़त्म थी, अब तो कोविड-19 के कारण बिल्कुल ही ये ख़त्म है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारी इकॉनमी अब बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इकॉनमी गड्ढे में जा रही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। अभी कितनी खराब होगी हम लोग कुछ नहीं आंकड़ा लगा सकते। स्थिति खराब है और गवर्नमेंट यहाँ पे इकॉनमी को उबारने के बारे में सोच रही है, फंड बोल तो रही है, लेकिन कितना सच है कितना नहीं कि वो फंड एलोकेशन हो पाएगा कि नहीं, क्या होता है कैसे होता है, हम लोग आगे देखते रहेंगे। फिलहाल जो हम लोगों ने एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा 1950 से लेकर के 2020 तक का डेटा हम लोगों के पास है, 2019-20 तक का। इसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे देश की जो इकॉनमी है ये लगातार उतार चढ़ाव में चल रही, कभी ज़्यादा कभी कम कभी कम। लेकिन अगर हम लोग एक इसको ग्राफ के तरीके से बनाएं तो जो 1950 के आसपास की बात थी और 2020, अगर हम लोग इसको यहाँ से शुरू करें, ठीक है, 1950 तो यहाँ से 3-4% के आसपास चलती थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें वृद्धि हो गई और 2020 आते समय ये हालांकि गिरी है, लेकिन यहाँ पे ये 7-8% के आसपास थी और 2020 तक ये फिर से जो है 3-4% पे आ गई है। तो ये उतार चढ़ाव हमारी इकॉनमी में देखने को मिला है। शुरुआत में कम था, उसके बाद थोड़ा वृद्धि हुई और अभी रिसेंट में आप देख रहे हैं कि ये आंकड़ा फिर से जो है बिल्कुल 3-4% के आसपास आ गया है। और अगले साल जो आने वाला है डेटा, अगले साल तो हम लोग सीधे नीचे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ होगी। ये आरबीआई ने भी कहा है और जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं वैश्विक स्तर पे हों या भारत के स्तर पे हों, सभी एजेंसियों ने ये पूर्वानुमान लगा दिया है कि इकॉनमी की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है या इकॉनमी का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव जाएगा। ठीक, ये बिल्कुल तय हो चुका है। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था इंडियन इकॉनमी के ऊपर, इसके ग्रोथ पैटर्न के बारे में कि किस ईयर क्या ग्रोथ रहा है। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने का बेहतर तरीका यही है कि ईयर बाय ईयर हम लोग ध्यान से देते चलें कि कौन से साल में कौन सी योजनाएं आई, और विशेष तौर से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पॉलिसी से पूछा जाता है।
तो पढ़ाने के टाइम मेरा ये फोकस रहेगा कि आपको पॉलिसी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई जाए, जो भी योजनाएं आई हैं सरकार की उनको अच्छे से आपको पढ़ा दिया जाए, साथ ही साथ बजट आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाए, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ा दिया जाए अच्छे से, जो भी इंडेक्स आते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाए और लेटेस्ट डेटा आपको अच्छे से पढ़ा दिया जाए, तो फिर आप इकोनॉमी के एक अच्छे जो है विद्यार्थी बन जाएंगे। बाकी जो इकोनॉमी की समझ होती है वो लेक्चर बाय लेक्चर मैं कवर करता चलूँगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इकोनॉमी को पढ़ने में थोड़ा सा तरीका आपका चेंज रहेगा। पहले आपने जो क्लासेस पढ़ी हैं यहाँ पे नोट्स होती थी और उसकी व्याख्या होती थी। इकोनॉमी में क्या होगा, नोट्स आपकी इंग्लिश में भी रहेगी। सेकंड थिंग ये रहेगा कि नोट्स में जो रहेगा ज़रूरी नहीं कि एक्सप्लेनेशन में भी वही रहे, यानी नोट्स में कम रहेगा लेकिन जो वीडियो रहेगा वीडियो में ज़्यादा चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो नोट्स से क्या होगा, आपको नोट्स आपको इंडिकेटर टाइप का काम करेगा। ठीक है, इंडिकेट करेगा, और वीडियो आपको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं वो इकोनॉमी का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इकोनॉमी की नोट्स जो है कम रहेगी लेकिन वीडियो में आपको ज़्यादा चीज़ें समझाई जाएंगी। तो इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की ये पहली क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना होगा। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क ये हो सकता है कि आप एक पेज में 1950-51 के आसपास से लेकर के 2019-20, ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा आप नोट कर लें। इस तरीके के नोट करें कि जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रही है, और कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर लें कि 1991 के आसपास क्या रही। ठीक है, जब कुछ पॉलिसीज आई जैसे 1948, 1956, 1978, 81, 91, इन ईयर को आप हाईलाइट करें। ठीक है, जब मंदी आई 2008 में उसको हाईलाइट करें। तो इस तरीके का एक शॉर्ट नोट आप तैयार कीजिए ताकि ये क्लास आपके लिए आगे चल कर के लगातार उपयोगी बनी रहे। और इकोनॉमी जो है वो डेटा का खेल है, पॉलिसी का खेल है, तो बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए ताकि इस दौड़ में आप कहीं पीछे न रह जाएं। तो ये आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, कंप्लीट होती है।